हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज एक ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इस फ्लावर प्लांट को लगाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम बहुत कोशिश करते हैं तब भी ये फ्लावर प्लांट जो वो नहीं चलता। जी हाँ, ये है गार्डेनिया का फ्लावर प्लांट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि दुनिया का सबसे सुगंधित फूल कौन सा है तो आप गार्डेनिया के जो बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि सच में इसकी खुशबू जो है वो बहुत मीठी होती है। ये जो फ्लावर प्लांट है अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए जाना जाता है। इस फ्लावर प्लांट को लगाने के लिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें इसके साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये हमारा पौधा चलता ही नहीं है। इस फ्लावर प्लांट को गंधराज भी कहा जाता है, सुगंध का राजा भी कहा जाता है, इसे जैस्मिन नोइस भी कहा जाता है। इस फ्लावर प्लांट का क्या है कि इसको जब हम रिपोर्ट करते हैं, जब हम नर्सरी से लाके इसको लगाते हैं ना, तो बस इसकी मिट्टी का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपको अपने गार्डनिया के पौधे के साथ बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मिट्टी अगर गड़बड़ होगी ना तो पौधा जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो मिट्टी बनाते समय उसका ध्यान रखना है। तो आज मैंने जो है वो जून जुलाई में इसकी एक कटिंग लगाई थी, तो आज उसकी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि गार्डनिया का जो मेरा पौधा है ना वो बहुत अच्छे से चला हुआ है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। शुरू शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाद में बोलते हैं ना कि जिद जो होती है ना वो बंदे को जो है वो कभी भी हारने नहीं देती, लेकिन जिद जो है वो अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। तो आप 100% जो वो सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए आज गार्डनिया के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं और साथ साथ बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनानी है ताकि आपका गार्डनिया का पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भी करे। तो ये है मेरा गंधराज का पौधा जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। कटिंग भी नहीं थी, वो ऐसे ही मेरे से एक स्टेम टूट गई थी। हालांकि ज़्यादा हार्ड वुड नहीं थी उसकी, फिर भी मैंने उसको ऐसे ही पॉली बैग में लगा दिया, एक एक्सपेरिमेंट ही समझ लो। तो ये अच्छे से चल पड़ा। तो अभी मुझे करनी है इसकी रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग करने से पहले मैं बता दूं कि गंधराज जो वो दो तरह का होता है, एक देसी वाला, एक होता है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड वाला है, जिसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं ना वो हाइब्रिड वाला होता है, और जो देसी वाला होता है उसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी होती हैं। जो देसी वाला गंधराज है उसमें फ्लावरिंग कम होती है और देरी से आती है। जो ये हाइब्रिड वाला गंधराज है ना, इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी आती है और बहुत ज़्यादा आती है, गुच्छों में फ्लावर लगते हैं। चलिए अब करते हैं इसकी रिपोर्टिंग। सबसे पहले बात करें इसके पॉट की, तो मैं इसको मिट्टी के 8 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। जब भी गार्डनिया के गंधराज के पौधे को लगाना है तो ऐसा गमला लेना जो कि ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा हो, क्योंकि ये फैलता बहुत है तो उसको स्पेस होना चाहिए फैलने के लिए। तो मिट्टी का गमला ले रही हूँ। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की, जो कि इसका मेन पॉइंट है। मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो सके, जो कि वेल ड्रेन हो, जो कि मॉइस्ट भी रहे। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए मेरी जो मिट्टी है थोड़ी सी रेतीली है, पहले से ही अच्छी मिट्टी है मेरी, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, गंधराज के पौधे के लिए जब भी आप मिट्टी बनाते हो ना, फालतू का कुछ भी मत डालिए। पौधे को कंफ्यूज मत करिए कि मैंने कौन सा न्यूट्रिशन लेना, अब कौन सा नहीं लेना है। बिल्कुल एक सिंपल सी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, और बिल्कुल ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें कि एयर सर्कुलेशन जो वो बहुत अच्छा हो। अपनी मिट्टी की जांच खुद करिए कि आपकी मिट्टी कैसी है। अब देखिए मेरी मिट्टी जो है बिल्कुल रेतीली जैसी है, तो मुझे इसमें रेत की मात्रा जो है थोड़ी कम करनी है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी जो रेड जैसी होती है ना वो वाली है, तो आपने रेत की मात्रा ज़्यादा मिला देनी है। देखिए आप मेरी मिट्टी को देख सकते हैं, बिल्कुल वेल ड्रेन और बहुत अच्छी है, रेतीली मिट्टी है, तो इसमें मैं रेत की मात्रा जो है वो सिर्फ 2 मुट्ठी ही मिलाऊंगी। तो वो भी इसलिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मिट्टी का अच्छा बना रहे। रेत की मात्रा मुझे ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने खुद देखना है कि मेरे जो एरिया की मिट्टी है वो कैसी है, उसी हिसाब से आपने जो सैंड है उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी है। रेत की 2 मुट्ठी मिलाने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ राइस हस्क। राइस हस्क इसलिए क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट चाहिए, और थोड़ी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए ना राइस हस्क का जो यूज़ है ना वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि राइस हस्क जो वो मिट्टी को हल्का बना देता है। एक बिल्कुल फुली फुली सी मिट्टी रहती है जिसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। 2 मुट्ठी में इसमें जो वो बर्मी कंपोस्ट, या आप इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं। मैं इसमें गोबर की खाद मिला रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है गोबर की खाद जो वो बहुत अच्छी पड़ी हुई है, बिल्कुल डीकम्पोस्ट हुई खाद है, तो इसमें मैं वो मिला रही हूँ।
देखिए आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, जो आपके पास पड़ी हुई है वो आप वो मिला दीजिए। उसके बाद मैं इसमें नीम की खली भी मिलाऊंगी, ताकि मतलब कि पौधा जब मैं लगाऊं तो उसकी रूट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नीम की खली में क्या होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि बीमारियां नहीं लगते देती हैं पौधे के रूट्स में। तो आपके पास अगर नीम की खली है, आप वो मिला दीजिए। अगर नहीं आपके पास नीम की खली, तो घर में जो हल्दी पड़ी होती है, आप हल्दी डाल दीजिए। ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए कि किसी ने बताया कि नीम की खली डालनी है तो वही डालनी है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप जो वो हल्दी डाल दीजिए, वो भी बढ़िया काम करेगी। वो भी जो है वो आपके पौधे की रूट्स को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होने देगी। आपकी जो मिट्टी में है उसमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगने देगी। उसके बाद आपने अब करनी है इसकी रीपॉटिंग। तो ये देखिए मैंने ले लिया है मिट्टी का गमला, 8 इंच का चौड़े मुंह वाला गमला लिया। नीचे मैंने इसमें जो वो ड्रेनेज होल को ढकने के लिए एक ठीकरी लगा दी थी। अब मैं इसको भर रही हूँ मिट्टी से। देखिए मेरी मिट्टी जो है थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो आज मैं इसको गीला नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं मैक्सिमम मिट्टी को जो है वो गीला कर लेती हूँ ताकि बाद में एयर बबल ना बने। लेकिन आज मिट्टी बहुत अच्छी है तो इसको ज़रूरत नहीं है गीला करने की। तो अभी मैंने आधा गमला जो वो अपना मिट्टी से भर दिया है। अब बारी है पौधे को पॉली बैग में से निकालने की। बड़ा ही केयरफुली पौधे को पॉली बैग में से निकालना है। देखिए अगर पौधा मैंने नर्सरी से लाया होता तब मेरे को कन्फ्यूज़न होना था कि पता नहीं मिट्टी रेतीली है, पता नहीं मिट्टी लाल है, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने ये कटिंग से लगाया पौधा, तो मुझे पता है कि मैंने इसको एक नॉर्मल सॉयल मिक्सर में ऐसे ही लगा दिया था। तो मुझे पता है कि मेरे प्लांट की मिट्टी कैसी है। अगर आप नर्सरी से प्लांट लाते हो तो आप उसकी मिट्टी का ज़रूर ध्यान दें कि कहीं मिट्टी जो पौधा है वो रेड मिट्टी में तो नहीं लगा है, रेतीली मिट्टी में तो नहीं लगा है, तो उसका भी ध्यान देना है। अब जो पौधा है उसको बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए अच्छे से, और इतना उसको नीचे तक रख दीजिए ताकि उसका जो ऊपर वाला बेस है ना, उसमें हम एक लेयर और मिट्टी की डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि मिट्टी की जो लेयर है एक और डाल देनी है, जिससे कि पूरी रूट्स जो वो अच्छे से ढक जाए, और अच्छे से उसको दबा देना ताकि जो हवा है वो नीचे तक ना जाए और हमारे पौधे की रूट्स को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। और धीरे धीरे जो है थोड़ा सा पानी दे देना है, इससे जो है वो पौधे को स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद 3-4 दिन के लिए आपने इसको जो वो सेमी शेड एरिया में ही रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रख देना है। सेमी शेड एरिया में रखने से क्या होगा कि पौधे में जो वो अच्छी से स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो गंधराज का पौधा है वो सन लविंग प्लांट है। बिल्कुल है, लेकिन पूरे दिन की धूप तो ये नहीं झेल पाता है। अप्रैल मई की धूप जो है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उस समय थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दीजिए। 3-4 घंटे की जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ पे रख दीजिए। देखिए जब आप पौधा लगाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो इन सब बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। अगर हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं कि इनको धूप लग रही है, इनको ठंड लग रही है, तो पौधों का क्यों नहीं। जब हमने पौधा अपने घर में ला दिया तो समझ लीजिए कि बच्चे को ही अपने घर में ले आए। और ये पौधा है भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की ही तरह। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़े से पैम्परिंग वाले, थोड़े से एटीट्यूड वाले, थोड़े से जिद्दी, बिल्कुल वैसा ही है ये पौधा। तो इसकी लोकेशन का आपने ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का मैंने आज यूज़ नहीं किया, 3-4 दिन के बाद मैं इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, तब मैं इसको दूंगी। तो क्या होता है, ये पौधे को जो वो रिपोर्टिंग के बाद स्ट्रेस में नहीं जाने देता है। ज़्यादातर मैं मिट्टी में ही मिला लेती हूँ, लेकिन मैंने जो वो गंधराज के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। मैंने उसकी एक सामान्य सी मिट्टी बनाई है, तो अब मैं उसको जो वो 3-4 दिन के बाद उसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और वो दे दूँगी। अब बात करते हैं कि इसकी पत्तियां जो वो पीली पड़ जाती हैं। इसकी पत्तियां क्यों पीली पड़ जाती हैं? वो पड़ती हैं इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। तो जब भी आपने इसको जो कोई फर्टिलाइज़र देना है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही देती हूँ। सीवीड दे दीजिए, जाइम दे दीजिए, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, वो दे दीजिए, तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो पौधे को हार्म नहीं करता है। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे ना, तो पौधे में अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो पौधा हमारा हार्म हो सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जब भी पौधे को कोई फर्टिलाइज़र देना है तो ऑर्गेनिक ही देना, और ख़ास करके गंधराज के पौधे के लिए, उसके लिए तो आपने जो फर्टिलाइज़र लेना है वो ऑर्गेनिक ही लेना है।
आप सीवीड दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आप किचन वेस्ट का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी खादें हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जो कि पौधे के लिए बहुत अच्छी हैं। ये तो बात हुई इसके फर्टिलाइज़र की। अब बात एक और बात शेयर करती हूँ कि जो गंधराज का पौधा है ना, इसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस जो है वो ठीक रहा है। मैं क्या करती हूँ कि फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेती हूँ और वो मिट्टी में दबा देती हूँ। या फिर जैसे कि गुड़हल का पौधा, उसको भी एसिडिक मिट्टी अच्छी लगती है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे नींबू के छिलके होते हैं ना, उनका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ 24 आवर्स के लिए, छिलकों को पानी में भिगो के और वो दे देती हूँ। तो क्या होता है, इससे मिट्टी जो वो एसिडिक बनी रहती है। क्या होता है, मिट्टी जब अल्कलाइन हो जाती है ना, तो आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लास्ट में एक बात और शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो गंधराज का पौधा है उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है आयरन की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि लोहे की जो कीलें होती हैं या लोहे के टुकड़े जो घरों में पड़े होते हैं, बच जाते हैं, उनको पानी में भिगो के रख दीजिए। 8-10 दिन के बाद वो वाला पानी जो है वो आप अपने प्लांट में दे दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप पॉट में जो वो मिट्टी में दबा दीजिए। आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें गंधराज के पौधे के लिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, उसकी कलियां ड्रॉप नहीं होंगी, उसकी पत्तियां जो वो पीली नहीं पड़ेंगी। आपका पौधा हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छी जो वो फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं, तो गंधराज का पौधा उन सब पौधों में से एक ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।